Hello dear students, in today's lecture we will be discussing some advanced properties of determinants. The question based on these properties are generally asked in competitions only. So kindly pay attention to all the properties and understand them very carefully. The first property is differentiation of a determinant. पहली प्रॉपर्टी है कि डिफरेंशिएशन कैसे करनी है किसी डिटर्मिनेंट की. तो अ डिटर्मिनेंट कैन बी डिफरेंशिएटेड ईदर रो वाइज और कॉलम वाइज. किसी डिटर्मिनेंट को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं या रो वाइज या कॉलम वाइज. पहले तो मैं आपको मेथड समझा देता हूं और फिर इसकी वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं. तो सपोज कीजिए कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, से डेल्टा है उसका नाम, और उसके एलिमेंट्स है सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 5x से x माइनस 2 और 4. ये बच्चों एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है. हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं. तो डिटर्मिनेंट कहता कि आप मेरे को डिफरेंशिएट कर सकते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग. एक तो तरीका हो गया कि भी इसको एक्सपैंड कर दीजिए और फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए. पर ये जो प्रॉपर्टी है ये कहती है कि आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं डिटर्मिनेंट की विदाउट एक्सपैंडिंग इट. तो वो कैसे कर सकते हैं, या रो वाइज या कॉलम वाइज. तो पहले मैं रो वाइज इसको डिफरेंशिएट करने लगा हूं. कैसे करेंगे, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट x का फंक्शन है तो इसलिए d डेल्टा बाई डी एक्स हो गया. अब रो वाइज कैसे डिफरेंशिएट करना है, आपने पहले पहली रो को डिफरेंशिएट करना है. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया और 3x का 3 हो गया और 5x का डेरिवेटिव 5 होता है. पहले पहली रो को डिफरेंशिएट किया, दूसरी रो ऐसे ही बीच में डालना है आपने प्लस. अब पहली रो ऐसे ही और दूसरी रो को डिफरेंशिएट करना है. x का डेरिवेटिव 1 हो गया, -2 का 0 हो गया और 4 का कितना हो गया 0. सो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट अ डिटर्मिनेंट रो वाइज. अंडरस्टूड. ऐसे ही कॉलम वाइज भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं. वो कैसे, तो देखिएगा बिल्कुल सिमिलर तरीके से पहले कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों 2x हो गया और 3x का डेरिवेटिव 3 हो गया और नीचे x का डेरिवेटिव 1 हो गया और -2 का 0 हो गया. पहले कॉलम को डिफरेंशिएट किया, दूसरा कॉलम ऐसे ही बीच में आपने हमेशा प्लस डालना है. अब पहला कॉलम ऐसे ही और दूसरे कॉलम को डिफरेंशिएट करना है. 5x का डेरिवेटिव 5 हो गया और 4 का डेरिवेटिव 0 हो गया. So this is how we differentiate a determinant either row wise or column wise. इसकी रेलेवेंस क्या होगी वो हम समझेंगे. मैं आपको इसकी वेरिफिकेशन बता देता हूं कि भाई हाँ जी ये मेथड बिल्कुल सही है. पहले आप इसको लिखिए फिर हम समझते हैं. आइए बच्चों अब वेरीफाई कर लेते हैं कि ये मेथड बिल्कुल सही है. हम एक काम करते हैं, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको पहले एक्सपैंड करते हैं और फिर डिफरेंशिएट करते हैं. तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपैंड इट. तो सेकंड ऑर्डर डेट कैसे एक्सपैंड करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर माइनस लगाएंगे. कितना आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 12x और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो बाहर माइनस लगाया. ये आ जाएगा -5x स्क्वायर और प्लस 10x. थोड़ा और ठीक कर लेते हैं. 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया और 12x और 10x कितना हो गया 22x. So what have I done is I have expanded a determinant. Now let us differentiate it. अब बच्चों x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x और 22x का कितना 22. तो ये हमने एक्सपैंड करके डिफरेंशिएट किया. अब जैसा प्रॉपर्टी कहती है कि विदाउट एक्सपैंडिंग आप डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ईदर रो वाइज और कॉलम वाइज. अब हमने ये डिफरेंशिएट किया
अब लेट अस सी कि भाई ये इसको एक्सपैंड करके आंसर और ये आंसर क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आइए देखते हैं, इसको भी खोल लेते हैं। तो करिए जरा, एक्सपैंड कीजिए, कितना आएगा 8x प्लस 12 माइनस 5x प्लस 10 और ये 0 माइनस 5x। बात समझ गए बच्चों? देखिए जरा ये कितना आ रहा है, 8x में से 10x गए, कितने आ गए, माइनस 2x आ गया, और 12 प्लस 10 कितना हो गया, 22। तो माइनस 2x प्लस 22। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम आंसर आया है। और ये कॉलम वाइज जो डिफरेंशिएट किया था इसको भी चेक कर लीजिए। तो ये करिए जरा मल्टीप्लाई, 8x प्लस 12 माइनस 5x और 0 माइनस 5x और प्लस 10। अब बच्चों 8x में से 10x गए, कितने, माइनस 2x, और 12 प्लस 10 कितना हो गया, 22। तो आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही ये प्रॉपर्टी है। अब ये तो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट था। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में डिफरेंशिएशन भी हम इधर रो वाइज कर सकते हैं या कॉलम वाइज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आप पहले पहली रो को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दो रो ऐसे ही बीच में डालेंगे, प्लस पहली रो ऐसे ही दूसरी को डिफरेंशिएट करेंगे, तीसरी रो ऐसे ही बीच में डालेंगे, प्लस पहली दो रो ऐसे ही फिर तीसरी को डिफरेंशिएट करेंगे। सो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट अ थर्ड ऑर्डर डेट, रो वाइज एंड सिमिलरली थ्रू कॉलम वाइज। अंडरस्टूड? इसकी एप्लीकेशन कहां है वो हम सीखेंगे। आप ये वेरिफिकेशन को समझिए और लिखिए। So student, let us move to the second property, which is summation on a determinant. किसी डिटर्मिनेंट पर समेशन ऑपरेटर कैसे लगाया जाता है। अब एक बात आप दिमाग में डालिए कि ये जो प्रॉपर्टी का मेथड बताने लगा हूं ये ट्रू है अंडर सम कंडीशंस, और वो कंडीशंस क्या है मैं आपको वो बताने लगा हूं कि इफ वी वांट टू अप्लाई समेशन ऑपरेटर ऑन अ डिटर्मिनेंट, देन द क्वांटिटी विच इज चेंजिंग शुड बी प्रेजेंट इन ओनली वन रो और कॉलम। अगर आप डिटर्मिनेंट पर समेशन ऑपरेटर, सिग्मा ऑपरेटर लगाना चाहते हैं तो जो क्वांटिटी वेरी कर रही है वो किसी एक रो या एक कॉलम में ही होनी चाहिए, और देन द समेशन ऑपरेटर, देन अगर ये ट्रू है कि वो क्वांटिटी किसी एक रो या एक ही कॉलम में है, देन द समेशन ऑपरेटर इज अप्लाइड ऑन दैट रो और कॉलम। अगर ये ट्रू है तब वो सिग्मा ऑपरेटर उसी पर्टिकुलर रो या कॉलम पर लगाया जाएगा, और अगर ये ट्रू नहीं है कि वो जो क्वांटिटी वेरी कर रही है वो बिखरी हुई है, देन otherwise we have to expand the determinant and then apply summation operator। अब इसको मैं समझाता हूं कि ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है। देखिएगा जरा, सपोज कीजिए कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, थर्ड ऑर्डर का डेट है, से r² - 1 2r and r, और 2 3 - 5 1 0 2। अब जो ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और हम चाहते हैं कि फाइंड सिग्मा ऑफ डेल्टा when r is running from 1 to 100। अब बच्चों हम चाहते हैं कि डेल्टा पे सिग्मा ऑपरेटर लगाया जाए और r चल रहा है 1 से 100 तक। अब बच्चों क्या कहा गया है कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट पर सिग्मा ऑपरेटर, समेशन ऑपरेटर लगाना चाहते हैं तो जो क्वांटिटी वेरी कर रही है, कौन सी क्वांटिटी वेरी कर रही है, r बदल रहा है 1 से 100 तक, द क्वांटिटी विच इज वेरिंग दैट इज r शुड बी प्रेजेंट इन ओनली वन रो और वन कॉलम। ये जो r है डिटर्मिनेंट की किसी एक रो या एक कॉलम में ही होना चाहिए। जरा देखिए ये r कौन सी रो में नजर आ रहा है आपको, फर्स्ट रो में।
तो ये बात बिल्कुल ट्रू आ रही है कि इफ वी वांट टू अप्लाई समेशन ऑपरेटर ऑन अ डिटरमिनेंट देन द क्वांटिटी व्हिच इज चेंजिंग शुड बी प्रेजेंट इन ओनली वन रो और कॉलम, देन द समेशन ऑपरेटर इज अप्लाइड ऑन दैट रो और कॉलम। तो जब हम इस पे सिग्मा लगाने लगे बच्चों, सिग्मा ऑन डेल्टा आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to 100, तब ये जो सिग्मा ऑपरेटर है वो उसी रो पे ही लगेगा या उसी कॉलम पे ही लगेगा। तो सिग्मा विल बी ऑपरेटेड ऑन दिस पर्टिकुलर रो ओनली। तो सिग्मा आर स्क्वायर माइनस 1, आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to 100 एंड सिग्मा ऑफ 2r, आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to 100 एंड सिग्मा ऑफ व्हाट आर, और बाकियों पे सिग्मा ऑपरेटर नहीं लगेगा। 2 3 -5 एंड 1 0 और 2। तो ये प्रॉपर्टी के कहने का मतलब है, बात समझ गए बच्चों। और अगर ये जो क्वांटिटी वेरी कर रही है, जो आर है, अगर बिखरा होता, इधर भी आर होता, इधर भी आर होता, और फिर भी कहा जाता कि डिटर्मिनेंट पे सिग्मा ऑपरेटर लगाइए, तब आपने पहले डिटर्मिनेंट को खोलना है और फिर बाद में सिग्मा ऑपरेटर लगाना है। बात समझ गए बच्चों, ये है इस प्रॉपर्टी के कहने का मतलब। अंडरस्टूड? इसकी रेलेवेंस कहां है वो क्वेश्चन में देखेंगे, आप लोग लिखिए इसको। So students, let us move to the next property which is integration of a determinant। कि किसी डिटर्मिनेंट की इंटीग्रेशन कैसे करनी है। तो बच्चों जो हमने इससे पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी कि समेशन ऑन अ डिटर्मिनेंट, एग्जैक्टली सेम ही है ये भी। हम चाहते हैं कि एक डिटर्मिनेंट है से डेल्टा, जो कि जिसके एलिमेंट्स ये हैं, हम चाहते हैं इस डेल्टा की इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। We want to integrate delta with respect to x। तो जिसके रिस्पेक्ट टू आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं वो वाला जो वेरिएबल है वो डिटर्मिनेंट की किसी एक रो या एक कॉलम में ही होना चाहिए। अगर आप इंटीग्रल ऑपरेटर लगाना चाहते हैं डिटर्मिनेंट पे, तो जिसके रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर रहे हैं वो वाला वेरिएबल किसी एक रो या एक कॉलम में ही होना चाहिए। तो जैसे देखिए हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना चाहते थे डेल्टा को, तो x आप देखिए सिर्फ पहले कॉलम में ही नजर आ रहा है। तो इंटीग्रल ऑपरेटर कैसे लगाएंगे, सिर्फ उसी कॉलम पे लगेगा, बाकियों पे नहीं। तो इंटीग्रल ऑपरेटर देखिए, जब हमने डेल्टा पे इंटीग्रल ऑपरेटर लगाया तो वो जो इंटीग्रल ऑपरेटर है फर्स्ट कॉलम पे ही लगेगा। बात समझ गए बच्चों। और अगर जिसके रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर रहे हैं यानी x के रिस्पेक्ट टू, अगर वो क्वांटिटी किसी एक रो कॉलम में ना होते हुए बिखरी हो, तब आप इंटीग्रल ऑपरेटर कैसे लगाएंगे, पहले डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कीजिए और फिर ऑपरेटर लगाइए। बात समझ गए बच्चों। तो ये दोनों प्रॉपर्टी समेशन और इंटीग्रल एग्जैक्टली सेम थी, और अंडर सम कंडीशंस इंटीग्रल और समेशन ऑपरेटर कैसे लगाया जाता है हमने इन प्रॉपर्टीज में सीखा। समझ गए बच्चों। और इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, आप ये लिखिए पहले। So students, let us move to the next property. This is an interesting one, so kindly pay attention to it. I have written a third order general determinant। मैंने एक थर्ड ऑर्डर का जनरल डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है सामने, जिसके एलिमेंट स्मॉल a से डिनोट हो रहे हैं, और ये जो नीचे 1 1 1 2 है उसकी रो और कॉलम की पोजीशनिंग को डिफाइन कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि जो स्मॉल AIJs हैं उनके कोफैक्टर्स डिनोट हो रहे हैं कैपिटल AIJ से। इसका क्या मतलब हुआ कि कोफैक्टर ऑफ A11, ये जो A11 है इसका कोफैक्टर मान लीजिए क्या है, कैपिटल A11, और कोफैक्टर ऑफ A12 कैपिटल A12, कोफैक्टर ऑफ A13 कैपिटल A13 एंड सिमिलरली अदर्स। ये इस बात का मतलब है। अब बच्चों जरा डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन कैसे करते हैं। डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन के लिए हम कोई रो या कॉलम चूज करते हैं, और उस रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। ये मैंने आपको यहां पे लिख के दिखाया कि इन डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन वी चूज अ रो और अ कॉलम ऑफ आवर चॉइस
and then multiply the elements of the selected row or column with their own cofactors and add them. ऐसे ही खोलते हैं ना डिटर्मिनेंट को. अब ये प्रॉपर्टी जो मैं समझाने लगा हूं, ये जो हम डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन जिस ढंग से करते हैं उससे थोड़ा सा बदल के काम करेंगे. तो देखिए क्या कहती है प्रॉपर्टी. सपोज कीजिए बच्चों, सपोज कीजिए वी चूज रो 1. मान लीजिए मैंने रो 1 चूज कर ली. अब रो 1 के एलिमेंट्स क्या हैं? स्मॉल a11, स्मॉल a12 और स्मॉल a13. अब हम क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन में जो रो आपने चूज की है या जो कॉलम चूज किया है उनके एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं. अब मैं क्या करूंगा, जो हमने रो चूज की है या कॉलम चूज की है उन्हीं के कोफैक्टर से उनको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, उनके पड़ोसी के कोफैक्टर से, उनके नेबर के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा. अब रो का नेबर रो होगा और कॉलम का नेबर कॉलम होगा. अब जैसे मैंने रो 1 चूज किया है, इसके जो नेबर हैं, इसके जो पड़ोसी हैं वो रो 2 हैं या रो 3 हैं. अब मैं क्या करने जा रहा हूं, सपोज कीजिए कि मैं a11 और a12 a13 जो रो 1 है इसके कोफैक्टर से ना मल्टीप्लाई करते हुए इसके पड़ोसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा. अब a21 का कोफैक्टर कैपिटल A21 और a12 के a22 का कोफैक्टर कैपिटल A22 और a23 का कोफैक्टर कैपिटल A23. थोड़ा बदल के काम किया कि अपने कोफैक्टर से नहीं पड़ोसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया. तो ये जो प्रॉपर्टी सिखाने लगा हूं वो कहती है कि अगर आप ऐसा करोगे तो इस चीज का आंसर हमेशा 0 आएगा. दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच. दिस इज द प्रॉपर्टी कि इफ यू टेक अ रो और अ कॉलम ऑफ योर चॉइस एंड मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ that particular row or column which you have selected with the cofactors of its neighbors, of its neighborhood and add them, then the answer will always be 0. जैसे रो 1 हमने चूज की थी, उसके एलिमेंट्स थे बच्चों a11, a12 और a13 और रो 1 का पड़ोसी ये रो 3 भी है. अब a31 का कोफैक्टर कैपिटल A31 और a32 का कोफैक्टर कैपिटल A32 और a33 का कोफैक्टर कैपिटल A33. इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0. बात समझ गए बच्चों. रो के पड़ोसी रोज और कॉलम के पड़ोसी कॉलम्स. तो आप लिखिए, हम एक इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं एक एग्जांपल लेके. लिखिए फटाफट. तो आइए बच्चों, जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी उसको वेरीफाई कर लेते हैं. ये थर्ड ऑर्डर का डेट लिखा हुआ है मैंने और सपोज कीजिए मैं कॉलम चूज करता हूं. आई चूज अ कॉलम से कॉलम 1. अब कॉलम 1 के एलिमेंट हैं 3 to 1. अब हम इन एलिमेंट्स को इसके नेबर्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं. अब कॉलम 1 का पड़ोसी या कॉलम 2 या कॉलम 3. अब बच्चों मैं कॉलम 3 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने लगा हूं और आपस में ऐड कर देंगे. अब कॉलम 3 के कोफैक्टर्स, पहले तो कॉलम 3 का साइन क्या होता है? कॉलम 3 का साइन होता है प्लस माइनस प्लस. ये कॉलम 3 के साइंस होते हैं. और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? निशान इनटू माइनर, साइन इनटू माइनर. सब पढ़ाया हुआ बच्चों आपको. आप कईयों को अगर ये कोफैक्टर्स में प्रॉब्लम है तो प्रीवियस लेक्चर्स गो थ्रू कीजिए जब आपको कोफैक्टर्स माइनर्स एंड जॉइंट सिखाए गए थे. अब ये कॉलम 3 के कोफैक्टर से हम करने लगे हैं मल्टीप्लाई. अब 1 का कोफैक्टर बच्चों, 1 का कोफैक्टर ये रो छोड़िए, सॉरी कॉलम छोड़िए, रो छोड़िए, कितना आ रहा है? 4 + 3 कितना? 7. 7 के साथ प्लस लगा दिया. और ये 2 का कोफैक्टर, रो छोड़िए कॉलम छोड़िए, कितना? 6 - 2 कितना? 4. 4 के साथ माइनस लगा दिया बच्चों. और ये 4 का कोफैक्टर कितना? रो छोड़िए कॉलम छोड़िए, -9 - 4 दैट इज -13. -13 के साथ प्लस लगाया तो -13. जरा कैलकुलेट कीजिए तो 21 - 8 - 13
तो 21 माइनस 21 आंसर क्या आया 0। तो बात बिल्कुल सच है। समझ गए बच्चों, लिख सकते हैं इसको। सो स्टूडेंट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है बच्चों कि डिटर्मिनेंट ऑफ इवन ऑर्डर्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर उसका ऑर्डर इवन है तो उसका जो आंसर है बच्चों उसके डिटर्मिनेंट का वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल रखी हुई है, ये एक सेकंड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक का डेट है, आंसर आ रहा है 4 और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये बात बिल्कुल सच है। बात समझ गए बच्चों। ऐसी प्रॉपर्टी हमने स्क्यू सिमेट्रिक का डिटर्मिनेंट 0 आता है अगर उसका ऑर्डर ऑड हो, ये हमने पहले पढ़ रखी थी। बात समझ गए बच्चों। तो जो हमारी लेक्चर सीरीज चलती आ रही है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की, उसका थ्योरी सेक्शन आज के लेक्चर में सारा फिनिश हो जाता है। हमने प्रॉपर्टीज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू सारी स्टडी की हैं। अब सिर्फ एक ही लेक्चर पेंडिंग है इस लेक्चर सीरीज का, और उसमें हमने एप्लीकेशन पार्ट पढ़ना है। ये जो आज के लेक्चर में हमने कंपटीशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ना है। समझ गए बच्चों। होप यू अंडरस्टूड ऑल द लेक्चर्स। कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड। थैंक यू।